साथियों, तो आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट पर। तो पिछले दो वीडियो थे उसमें हमने जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी के बारे में डिस्कस किया था। वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ बाकी है, तो हम रिविजन में उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। आज का जो हमारा जो नया चैप्टर है, जो नया टॉपिक है, वो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक। तो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो है ये 10th क्लास का 6वां चैप्टर है और ये 10th क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसके अलावा एनटीपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ड्यूटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अक्सर पूछा जाता है। जो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस। इंग्लिश में रासायनिक अभिक्रियाओं को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन किसी भी पदार्थ की रासायनिक अवस्था में परिवर्तन होना या किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। कि मान लीजिए किसी भी कोई पदार्थ है, वो आपस में क्रिया करते हैं, यानी कि आपस में मिश्रित होते हैं, तो उनकी अवस्थाओं में जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? चलो, रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तो जो रासायनिक परिवर्तन करने के बाद जो अभिक्रिया प्राप्त होती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये तो मोटा मोटी बात हमने डिस्कस कर ली। लेकिन ये जो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, व्हाट इज केमिकल चेंजेस? ये रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? दो तरीके के चेंजेस होते हैं। एक होते हैं केमिकल चेंजेस, एक होते हैं फिजिकल चेंजेस। इसका मतलब है रासायनिक परिवर्तन, इसका मतलब है भौतिक परिवर्तन। तो हिंदी में समझने के प्रयास करें तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। तो किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों में जो परिवर्तन होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों में जो परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी भौतिक परिवर्तन की डेफिनेशन क्या हो गई? भौतिक गुणों में परिवर्तन। भौतिक गुणों में परिवर्तन। इसके अलावा इसका क्या हो गया? रासायनिक गुणों में परिवर्तन। रासायनिक गुणों में परिवर्तन। तो ये जो चीजें हैं, ये सिंपल चीजें हैं। भौतिक गुणों में परिवर्तन का एग्जांपल देंगे मैं। भौतिक गुणों में परिवर्तन होता कैसे है, वो एग्जांपल। तो भौतिक गुणों में परिवर्तन जैसे जल से बर्फ का बनना। जल से जो बर्फ बनती है वो भौतिक परिवर्तन है। यानी जल जो है पहले वो लिक्विड स्टेट में था, द्रव अवस्था में था या तरल अवस्था में, लेकिन जैसे ही उसको फ्रीज में रखा गया तो वो ठोस अवस्था में यानी सॉलिड स्टेट में आ गई। ये जो परिवर्तन है वो है भौतिक परिवर्तन। इसके अलावा रासायनिक परिवर्तन की बात करें, रासायनिक परिवर्तन होता है जैसे दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना, यानी मान लीजिए किसी दूध लिक्विड अवस्था में था, लेकिन आपने जब उसमें किण्वन की अभिक्रिया द्वारा जब वो दही में बदला तो वो मतलब प्लाज्मा अवस्था में आ गया, ना वो ठोस था ना वो लिक्विड था। लेकिन दूध से जो दही का परिवर्तन वो कंप्लीटली स्थायी चेंज है। यानी मान लीजिए कि अगर आप जल से बर्फ बनाते हैं तो ये अस्थायी परिवर्तन है, यानी अनस्टेबल है। अस्थायी है, ये स्थायी है। अस्थायी से मतलब है कि अपन ये कोई फिक्स कंडीशन नहीं है, अपन बर्फ को वापस जल में भी बदल सकते हैं। लेकिन इधर हम दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन दही से वापस दूध नहीं बना सकते। इसलिए ये तो हो गया अस्थायी यानी अनस्टेबल, और ये हो गया स्थायी यानी स्टेबल। इसके अलावा और एग्जांपल की बात करें तो इसमें होता है दूध दही की बात करें तो कागज का जलना। इसमें केमिकल चेंजेस में बात करें तो कागज का जलना। तो इसमें बात करें तो मोम का पिघलना। मोम का पिघलना, जितनी देर मोम पिघलती है उतनी देर तो वो ठोस से लिक्विड में होती है, लेकिन जैसे मोम पिघलना बंद हो जाती है तो वो वापस सॉलिड अवस्था में, तरल अवस्था में आ जाती है, यानी कि अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाती है। लेकिन इसमें कुछ नहीं होता। कागज एक बार जल गया तो जल गया, राख का हम वापस कागज नहीं बना सकते। तो फिर से हम अगर रिवीजन करें तो सीधी सी बात है, जिस पदार्थ की भौतिक
ये जल से बर्फ का बनना अस्थायी परिवर्तन है, यानी कि हम बर्फ से वापस जल भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ दही से दूध नहीं बना सकते। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो सारे परिवर्तन है ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है। उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। उत्क्रमणीय मतलब ये दोनों तरफ होते हैं और ये एक तरफ होता है, यानी रिवर्स प्रोसेस। ये तो रिवर्स प्रोसेस, जैसे सीधी चल रही है वैसे उल्टी भी चल सकती है, लेकिन ये केवल एक ही दिशा में, यानी एक ही दिशा में चलती है। समझिए? तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो इसके अलावा अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? पदार्थ में जब रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने की प्रोसेस को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, ये COO2, तो ये CO2 बनी, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का जब हमने समीकरण, जब हमने अभिक्रिया कर रहे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो हमें फाइनल जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ वो हुआ CO2। तो ये जो सारी प्रोसेस है, यानी ये ऑक्सीजन थी, ये कार्बन थी, ये ऑक्सीजन थी, दोनों ने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये एक रासायनिक अभिक्रिया है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ की रासायनिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो अभिक्रिया प्राप्त होती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा अब रासायनिक अभिक्रिया को जब हम लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है साहब? रासायनिक समीकरण है रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको, उनके प्रतीकों, चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण है। जैसे कि मैंने कहा कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो बना कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो मैंने लिखी है ये है रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन ये रासायनिक समीकरण नहीं है। कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना ली, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बना ली, लेकिन जो यार मैंने बोर्ड पे लिखी है वो रासायनिक अभिक्रिया है, ना कि रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कैसे होगा? कार्बन को हम कैसे लिखते हैं? C से, और ऑक्सीजन को लिखते हैं O2 से, तो फाइनल में जो बना वो होता है CO2। तो ये जो हमने नीचे लिखा, जिसमें हमने प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया, हमने प्लस प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया, उसके अणुसूत्रों का इस्तेमाल किया, तो ये जो प्रतीक चिन्हों, अणुसूत्रों का इस्तेमाल करके जो हमने समीकरण लिखा उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। बेसिकली हम जब बात करते हैं तो बोलते हैं ना, और उन्हें लिखने में फर्क है। बोलते तो हमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं C प्लस O2 बराबर CO2। तो ये हुई एक रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, अब इतनी बात हो गई। अब इन रासायनिक समीकरणों को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? इन रासायनिक समीकरण हम लिख तो लेते हैं, लेकिन को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है? ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये कहते क्या है? ये देखिए, जो कार्बन ऑक्सीजन यानी अभिक्रिया के इस तरफ जो लिखे जाते हैं वो होते हैं अभिकारक, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टिव। तो जो अभिक्रिया की इस साइड जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे कहते हैं उत्पाद, यानी प्रोडक्ट। तो अभिकारक क्या होते हैं साहब? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जो भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में उसे अभिकारक या रिएक्टिव कहते हैं, यानी जो रिएक्शन में भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रिएक्शन में
भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, जो हमेशा इस तरफ लिखे जाते हैं। उत्पाद के इस तरफ लिखे जाने वाले जो होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। इसके अलावा जो फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए इस रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई, तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त हुआ वो हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो है उत्पाद, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ वो हमेशा अभिकारक के दूसरी तरफ होता है। अब कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, जब अभिक्रियाएं जो दोनों तरफ होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है जो इस तरफ भी होती है उस तरफ भी होती है। तो मैंने कहा कि उत्पाद जिस तरफ है उसके उल्टी साइड वाले को अभिकारक कहेंगे। ये फिक्स नहीं कि इस तरफ अभिकारक है तो उत्पाद उस तरफ होगा या इस तरफ वाली अभिकारक की जगह फिक्स होगी। मैंने ये कहा कि जब उत्पाद है उसके उस तरफ वाले, यानी एक तरफ जो फाइनल प्रोडक्ट बना, चाहे वो प्रोडक्ट बने इस तरफ चाहे वो प्रोडक्ट बने उस तरफ, यानी आपने एक चीज को पहचानना है कि उत्पाद का, आप देख लीजिए कि फाइनल प्रोडक्ट किस तरफ बन रहा है। अगर फाइनल प्रोडक्ट इस साइड बन रहा है तो अभिकारक इस साइड है, अगर फाइनल प्रोडक्ट उस साइड बन रहा है तो अभिकारक इस साइड है। तो ये आपको खुद को समझने की बात है। तो मैंने कहा कि अभिकारक वो है जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद वो है जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के रिएक्शन करने के बाद जो बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन तो है अभिकारक, तो कार्बन डाइऑक्साइड है उत्पाद। अब इन चीजों को लिखते कैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों को गौर करना चाहिए, तो वो हम देख लेते हैं। किन चरणों में हम रासायनिक अभिक्रिया लिख सकते हैं। सबसे पहले बात करें, मैंने आपको बता दिया था कि इस तरफ वाले होते हैं अभिकारक, यानी कार्बन और ऑक्सीजन है अभिकारक, और इस तरफ वाले होते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट। तो ये जब बात करते हैं, जब एक या एक से अधिक अभिकारक हो, तो उनके बीच में हमेशा प्लस का निशान आता है। एक अभिकारक, दो अभिकारक यानी एक से अधिक है तो उनके बीच में प्लस का निशान होता है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाया जाता है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाया जाता है। अभिकारक ये है, उत्पाद ये है। अभिकारक जब अभिक्रिया करेंगे उसके बाद उत्पाद बनेगा तो वो डायरेक्शन किस दिशा में बनेगा या किस तरफ उसे लिखेंगे, ये दिखाने के लिए तीर का निशान लगाया जाता है। तो ये तीर का निशान लगा दिया। इसके बाद में बात करते हैं अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुक्रमणीय। तो ये बताइए कि अगर हम CO2 को वापस इस दिशा में रिएक्शन कराएंगे तो क्या C+O2 बनेगी, यानी CO2 को तोड़ेंगे तो C+O2 बनेगी, या क्या इस दिशा में हो सकती है? अगर ये अभिक्रिया इस दिशा में हो सकती है तो इसके लिए एक अलग से तीर का निशान आता ही है। यानी अभिक्रिया अगर द्विदिशात्मक है, यानी दोनों दिशा में होती है अभिक्रिया, तो इस चीज को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए इस तीर का निशान का उपयोग करते हैं। हालांकि ये अभिक्रिया एक ही दिशा में होगी, तो बहुत ही रेयर कंडीशन में ये दोनों दिशाओं में होती है। विशेष विधियों द्वारा या लैब में जब हम काम करते हैं तो इसे तोड़ तो सकते हैं, लेकिन जनरली ये होती दोनों दिशा में ये अभिक्रिया होती नहीं। लेकिन अगर कोई अभिक्रिया दोनों दिशा में हो रही है कि हम प्रोडक्ट से उत्पाद को बना सकते हैं, तो उसके लिए जिस तीर के निशान का उपयोग करते हैं वो ये तीर का निशान है। इसके अलावा अभिक्रिया के जो पदार्थ हैं वो किस अवस्था में है, उनकी भौतिक अवस्थाएं क्या है, इसके बारे में बताएं। अगर मान ये कार्बन है, क्या है, गैस, तो उसको हम लिखेंगे गीस। इसके अलावा O2 क्या है, गैस, तो उसको हम लिखेंगे गीस। CO2 क्या है, गैस, तो उसको हम लिखेंगे गीस। समझ गए? इसके अलावा मान लीजिए कोई ठोस अवस्था में है तो उसको हम लिखेंगे S से, ठोस। अगर कोई लिक्विड अवस्था में है
है ना, तो उसको हम लिखेंगे, यानी द्रव अवस्था में है तो उसको हम लिखेंगे L से। इसके अलावा कोई जलीय अवस्था में, जलीय अवस्था में तो उसको हम लिखेंगे AQ से, यानी एक्वा, उसके लिए हम जलीय अवस्था। तो ये कुछ और अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, अभिक्रिया में फिर से आपको समझा देता हूँ कि अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, टेम्परेचर की उपस्थिति में हो रही है, प्रेशर की उपस्थिति में हो रही है, वाटर की उपस्थिति में हो रही है, किस चीज की उपस्थिति में हो रही है, उत्प्रेरक क्या है। मैंने कहा ना कि रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक क्या है, किस अवस्था में हो रही है, तो वो जो चीज होती है, मान लीजिए मैं ये फिर से देख लिख देता हूँ, और ये हमने लिख दी और ये बना दिया प्रोडक्ट। तो मान लीजिए आपको पता नहीं है, अगर ये जलीय अवस्था में हो रही है तो यहाँ लिख दीजिए जलीय, अगर ये गैसीय अवस्था में हो रही है तो यहाँ लिख दीजिए G, और अगर ये ताप में हो रही है तो यहाँ ताप का निशान बना दीजिए। और आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि किस अवस्था में हो रही, तो सबसे सेफ तरीका होता है कि आप ये लिख दीजिए ताप की अवस्था में हो रही है, क्योंकि ताप हर जगह होता है, टेम्परेचर हर जगह होता है, जहाँ ठंड है वहाँ भी कोई भी आदर्श कंडीशन नहीं होती, तो ताप जो है हर जगह होता है। तो आपको अगर नहीं पता कि किस अवस्था में हो रही है तो आप लिख दीजिए कि भाई ताप है, टेम्परेचर की उपस्थिति में हो रही है। इसके अलावा बात करें, अपन ने बात कर ली भाई पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में, अभिकारक के बारे में, उत्पाद के बारे में। इसके अलावा हम बात करें तीर के निशान किस तरीके से लगाए जाते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए किस प्रकार का तीर का निशान होता है, दोनों दिशा में हो रही है तो हम किस तीर के निशान का उपयोग करेंगे, हम इस तीर के निशान का उपयोग करेंगे। अगर दोनों दिशाओं में हो रही है, एक दिशा में हो रही है तो इसका, है ना। इसके अलावा अब रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित, रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलन का ध्यान रखा जाता है। और एक और चीज होती है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या, कि मैं अपन ने रासायनिक परिवर्तनों में पढ़ा कि अपन ने कागज का टुकड़ा जलाया, कागज का टुकड़ा जला दिया, कागज का टुकड़ा जलाया, मान लीजिए 1 किलो कागज हमने जला दिया, और हमें उससे क्या प्राप्त हुई, राख। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान लगाया जाता है वो ये कहता है कि साहब कागज का टुकड़ा 1 किलो कागज जलाए तो 1 किलो राख प्राप्त होनी चाहिए। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं कि अभिक्रियाओं के दौरान, अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ का द्रव्यमान है या जो बाहर है वो कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं है। अगर 1 किलो कागज जलाया तो 1 किलो राख हमें प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और यहाँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं लगा, साहब यहाँ तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं लगा, लेकिन बात यह है कि 1 किलो राख, जो राख प्राप्त हुई, जो राख हमें प्राप्त हुई, उसके साथ धुआं भी तो उड़ा, उसके साथ जो धुआं उड़ा, अगर हम उसको सुरक्षित कर लेते हैं, राख प्लस धुआं, तो फिर उनको जब तोला जाता है, उनका जो बाहर निकाला जाता है, तो वो नो डाउट हमें 1 kg ही प्राप्त होगा। 1 kg धुआं हमें प्राप्त, धुआं और राख जब ऐड किया जाता है तो 1 kg ही प्राप्त होगा। तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो हमेशा इस पर भी लागू होगा, लेकिन धुएं को भी साथ में ऐड किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हमने पढ़ लिया, रासायनिक समीकरण के बारे में हमने पढ़ लिया, रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखी जाती है वो पढ़ लिया। रासायनिक समीकरण को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, कि अभिकारक हमेशा इस तरफ होते हैं, उत्पाद हमेशा उस साइड होते हैं, तीर के निशान का उपयोग किया जाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए, यानी जो दोनों दिशाओं में होती है उनके लिए दोनों साइड के तीर निशानों का उपयोग किया जाता है। प्लस अभिक्रियाओं के रिएक्शंस के दौरान जो अभिक्रिया होती है उस दौरान जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो लागू होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए हमने कागज का एग्जाम्पल लिया, जब कागज को जलाया जाता है तो उससे जो हमें राख प्राप्त होती है, अगर 1 किलो कागज जलाएंगे तो 1 किलो राख प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन 1 किलो राख प्राप्त नहीं होती। क्यों नहीं होती साहब? क्योंकि उसके साथ जो धुआं उठा है, अगर उसको भी हम एक्टिवेट कर लेंगे तो जो फाइनल जो हमें धुएं प्लस राख का जो हमें 1 किलो वजन प्राप्त होगा वो बेशक 1 किलो ही होगा। इसके अलावा अभिक्रियाओं का संतुलित होना बहुत जरूरी है, अभिक्रियाएं संतुलित होनी चाहिए। अभिक्रियाओं को संतुलित होने से मतलब क्या है, इस चैप्टर में एक विधि है जिसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। हिट एंड ट्रायल विधि, ट्रायल विधि, इसमें मान लीजिए कि अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, जो अणुसूत्र भाग लेते हैं, वो दोनों तरफ समान होनी चाहिए। इस तरफ नहीं कि इस तरफ 2 ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं तो प्रोडक्ट में हमें 4 ऑक्सीजन प्राप्त हो, ऐसा नहीं होता। अगर
अभिकारक में जो अभिकारक जो है, जो अभिक्रिया भाग ले रहे हैं, अगर उसमें 2 ऑक्सीजन है तो उस साइड भी हमें 2 ही ऑक्सीजन प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उधर 4 प्राप्त हो रहे हैं, इधर 1 ही प्राप्त हो रहा है, ऐसा नहीं होता। तो अभिक्रियाओं का संतुलित होना, रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलित होना बहुत जरूरी है। रासायनिक अभिक्रियाओं का सिंपल सा एग्जांपल हम देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ लिख दीजिए H2 प्लस O2, ये बना H2O। ये इस तरफ लिखे हुए हैं, ये क्या है, अभिकारक। इस तरफ लिखे होंगे ये है उत्पाद। एक से अधिक पदार्थ है, एक से अधिक पदार्थ की हम भाग ले रहे हैं तो प्लस का निशान आ गया है ना। और अभिकारक और उत्पाद के बीच में हथेली का निशान आता है। और कौन सी अवस्था है, H2 गैस है, O2 गैस है, H2O क्या है, जल है। जल है तो एक सौ उनकी अभिक्रिया में पदार्थों की भौतिक अवस्था के बारे में हो गए। अब इनको संतुलन की बात करें तो आप इधर देखिए, इधर H2 और इधर H2, लेकिन इधर O2 और इधर O, यानी इस साइड इस तरफ H2 तो समान है, मतलब H2 की संख्या इधर भी समान है, H2 उधर भी समान है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है और उधर ऑक्सीजन 1 ही है। तो इस तरह नहीं करना है कि ये हो गया सावल वो कर दियो में, तो इस तरह नहीं करना है कि इधर कुछ नहीं लगाना, हमेशा गुणा में आएगा और आगे की तरफ आएगा। गुणा में आने का मतलब है इस तरफ, इस तरह आएगा। तो आप कहोगे सर ऐसे नहीं होगा, आगे की तरफ आएगा जहाँ पूरे प्रोडक्ट पे होगा, गुणा में आएगा और आगे की तरफ आएगा। अब संतुलित करने का प्रयास कीजिए। देखिए O2 इधर 2 है, उधर 1 है, तो हमने लगा दिया इधर 2, कितने हो गए साहब, O2 इधर 2 इधर 2, लेकिन ये 2 है तो हाइड्रोजन से भी गुना होगा, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4, और इधर कितने हैं 2, तो हमने इधर भी 2 लगा दिए। अब इधर काउंट कर लीजिए, हाइड्रोजन कितने 4, O2 कितने 2, इधर काउंट कीजिए हाइड्रोजन कितने 4 और O2 कितने 2। तो ये जो समीकरण है ये संतुलित समीकरण है। और ये जो हमने जिस विधि का यूज किया, जिस टेक्निक से हमने ये समीकरण को संतुलित किया, उसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब कोशिश करनी, कोशिश करो, इसमें कोई तरीका नहीं है अपने आप को, आपको दिमाग से ही इसका करना पड़ेगा, कोई इसमें टेक्निक नहीं है, कोई इसका तरीका नहीं है, बस अपने दिमाग से कि किस तरफ क्या है, किस तरफ क्या लगाऊं कि संतुलित हो जाए, है ना। तो यहाँ तक हो गया। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं के चरण पढ़ लिए। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता क्या होती है, विशेषताएं क्या होती है कि रासायनिक समझना पड़ेगा। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता, तो सबसे पहली विशेषता है जब रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में कि इनकी भौतिक अवस्था का हमें पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में हमें पता चलता है। भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी देती है। पदार्थ भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी देती है। एक एक समीकरण से समझने का प्रयास कीजिए। भौतिक अवस्था के मतलब, अब यहाँ X क्या है, गैस है, यहाँ O क्या है, गैस है, इसके अलावा यहाँ H2O क्या जल है, तो इसे एक लिखिए। तो इनकी भौतिक अवस्था के बारे में पता चल जाएगी, इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या है। और इसके अलावा दूसरी जो विशेषताएं हैं कि हमें एक संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाती है। संतुलित
ये समीकरण प्राप्त करती है। और समीकरण किस कंडीशन में हो रही है, कि किस अवस्था में हो रही है, उसके बारे में पता चल जाता है। समीकरण की अवस्था या परिस्थिति, क्योंकि रासायनिक समीकरण के दौरान मान लीजिए ये ताप की अवस्था में होगी, तो हमें पता चलेगा, समीकरण देखते तो पता चल जाएगा कि ये ताप की अवस्था में हो रही है या जलीय अवस्था में। अगर जलीय अवस्था में हो रही है तो यहाँ एक भी लिख दीजिए, ये सिंपल टेम्परेचर का है। और अगर द्रव अवस्था में हो रही है तो यहाँ लिख दीजिए द्रव। इसके अलावा ये पता चल जाता है कि जो अभिक्रिया है वो उत्क्रमणीय है या अनुक्रमणीय, यानी रिवर्सिबल है या अनरिवर्सिबल। जो है वो होता है कि उत्पाद में कौन कौन से अभिकारों का इस्तेमाल किया गया है। उत्पाद में हम जब सीधा लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे, तो हम ये तो लिखेंगे ना कि किन किन अभिकारकों का इस्तेमाल किया गया कि वो उत्पाद में चेंज होगी। तो अभिक्रिया में किन किन अभिकारकों के बारे में जानकारी। इसके अलावा एक सबसे मेन जो रहता है कि किस अभिक्रिया के बाद किस उत्प्रेरक का यूज किया गया है, अभिक्रिया के दौरान किस उत्प्रेरक का यूज किया गया है, या किस उत्प्रेरक का या एंजाइम का, यानी अभिक्रिया को जल्दी कराने के लिए किस उत्प्रेरक या एंजाइम का यूज किया गया है, इसके बारे में पता चल जाता है। यानी एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या हो रहा है, वो एक रासायनिक अभिक्रिया में जब हम करवाते हैं तो उसकी संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है कि वो कौन सी अवस्था में है, किस किस एंजाइम में किस किस उत्प्रेरक का यूज किया गया है, तो उसके दौरान उसमें कितने अभिकारकों ने भाग लिया, कौन कौन से उत्पाद प्राप्त हुए, है ना। तो वो ठोस अवस्था में, ठोस या जलीय अवस्था में है, वो ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है ना। अगर अभी उसमें से ऊर्जा निकल रही है या ऊर्जा आ रही है, ऊर्जा को अगर शोषण कर रहा है तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, और ऊर्जा को निकाल रहा है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो कौन कौन सी अभिक्रिया है, क्या क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण जब हम लिखते हैं तो हमें उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाती है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसके बारे में रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, रासायनिक अभिक्रिया थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो उसमें 10th लेवल में जो अभिक्रियाएं होती हैं वो संयोजन अभिक्रिया, इनके अंदर दो नाम दिए हैं, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। इसमें से संयोजन का देख लीजिए। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, यानी प्लस दो पदार्थ जुड़कर जो अभिक्रिया बनाते हैं। वियोजन का मतलब है टूटना, यानी माइनस के निशान से। विस्थापित होना, जब एक अणु या एक पदार्थ एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाता है, यानी विस्थापित हो जाता है, अपनी जगह छोड़ देता है, यानी एक अणु जब विस्थापित हो जाता है। इसमें द्विविस्थापन यानी दो अणु विस्थापित हो जाते हैं, दो अणु विस्थापित हो जाते हैं। तो इनके बारे में हम अगले वीडियो पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।